आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा के आज के स्पेशल एडिशन की शुरुआत परमाणु हथियार के ट्रिपल अलार्म से। परमाणु हथियारों को लेकर आज 3 देशों से सनसनीखेज खबर सामने आई। ये देश हैं ईरान, रूस और चीन। सबसे बड़ी खबर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक बहुत ही विश्वसनीय रिपोर्ट 2023 में बेहद चौंकाने वाला ये दावा किया है। ईरान, चीन, रूस और खौफनाक न्यूक्लियर अलार्म। इस अलार्म को सुनकर अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। इस अलार्म को सुनकर ब्रिटेन खौफ में है। इस अलार्म को सुनकर इजरायल न्यूक्लियर स्ट्राइक का फैसला ले सकता है। इसे सुनकर सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकता है, क्योंकि एक ऐसा न्यूक्लियर सायरन है जिससे दुनिया के 35 से अधिक देशों में सनसनी मची हुई है। वजह है परमाणु युद्ध का खतरा। खतरा नंबर 1, रूस के 11 टाइम जोन में एक साथ परमाणु हमले का अभ्यास। खतरा नंबर 2, चीन का न्यूक्लियर बम से लैस सुपर वेपन। खतरा नंबर 3, 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। खतरा नंबर 4, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजरायल के स्ट्राइक। खतरा नंबर 5, ईरान के बाद सऊदी अरब बनाएगा परमाणु बम। रूस ऐसा परमाणु युद्ध अभ्यास कर रहा है जैसा अब तक कभी नहीं हुआ। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्ध अभ्यास की घोषणा की है। 3 अक्टूबर को रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स यानी परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्धाभ्यास कर अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रही है। रूस और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों ने पेंटागन की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान अगले 2 हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सैटेलाइट सुपर एक्टिव है। सैटेलाइट के लेंस ईरान पर जूम हो गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइटों के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जा रही हैं। रूस के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को गौर से देखा जा रहा है। रूस की धरती से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समंदर तक में तैनात परमाणु हथियारों की निगरानी हो रही है। सबसे पहली बात अमेरिका से आई इमरजेंसी वार्निंग की। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेटजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान अगले 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। स्ट्रेटजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में दावा किया गया है कि ईरान के पास 14 दिनों के अंदर परमाणु हथियार तैयार कर लेने का कच्चा माल तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास रिकॉर्ड समय में परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा है। परमाणु बम बनाने की तकनीकी जानकारी है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां नहीं दे रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उस लेवल तक का यूरेनियम तैयार कर लिया है जितना परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे में ईरान बेहद कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ईरान परमाणु संयंत्रों में कई अहम साइटों पर कैमरे लगाने की इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि वो किस लेवल का यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज कर रहा है। वहीं मई 2023 में आई सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि ईरान पहाड़ों में सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदकर परमाणु हथियार बना रहा है।
और अब आपको एक बेहद खास यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल ईरान की न्यूक्लियर साइट की इन 2 सैटेलाइट तस्वीरों को जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है, बेहद गौर से देखिएगा क्योंकि इसने पूरी दुनिया की धड़कनें बहुत तेजी के साथ बढ़ा दी है। नतांज न्यूक्लियर साइट, इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जो ये एरो आप देख रहे हैं, दरअसल ये नतांज न्यूक्लियर साइट है जो कि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई है। ये पहली तस्वीर है जो कि ईरान की सबसे बड़ी नतांज न्यूक्लियर साइट है। अब इसका जिक्र यहां पर क्यों कर रहे हैं हम, ये समझिए। दरअसल ईरान ने अपने साइट को, जो आप इस वक्त यहां देख रहे हैं, जाग्रोस के पहाड़ों के बीच में तैयार किया है। जो ये साइट आप देख रहे हैं, जाग्रोस के पहाड़, इसके बारे में अगर जानेंगे तो एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि ये ईरान और इराक की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सैटेलाइट इमेज से इस बात का भी पता चला कि ईरान नतांज न्यूक्लियर साइट के पास पहाड़ में सुरंगें खोद रहा है। अब इन सुरंगों को भी आप देख लीजिए क्योंकि ये सुरंगें बताएंगी कि खतरा किस तरह से पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इन सुरंगों की गहराई जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इन सुरंगों की गहराई इतनी ज्यादा है कि कोई भी हमला इनमें नहीं हो सकता है। अगर हमलावर ने हमला भी किया तो वो बेअसर साबित हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, ये सुरंगें यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। दरअसल 260 फीट से लेकर 328 फीट गहरी ये सुरंगें हैं। कितना भी बड़ा हमला होगा, दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि जो इनकी गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि किसी भी तरह का हमला इन पर नहीं हो सकता है, सब बेअसर साबित हो जाएगा। और यही ईरान ने अपनी नई न्यूक्लियर साइट को यहां पर बना दिया है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। ये गेट आप देखिए, ये सुरंग आप देखिए, ये इतनी गहराई से और इतने ताकतवर तरीके से बनाई गई है कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश या फिर इजराइल भी अगर हमला कर सकता है तो उन हमलों से भी इसे बचाया जा सकता है। वो हमले भी, अमेरिका या इजराइल का भी हमला होगा तो वो बेअसर यहां पर साबित हो जाएगा। गेट, ये सुरंग आपको यहां पर नजर आ रही होगी। नई भूमिगत न्यूक्लियर साइट किस तरह से यहां पर बनाई जा रही है वो आपके सामने है और इसे आप दूसरी सैटेलाइट तस्वीरें के जरिए भी समझ सकते हैं। दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप इसे कैसे समझेंगे ये यहां पर बताते हैं। दरअसल इस नए अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के 4 गेट हैं, जिन 4 गेट का हम यहां जिक्र कर रहे हैं। गेट यहां पर देखिए, एक गेट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, एक यहां भी गेट नजर आ रहा होगा। ये सुरंग आपको लाल रंग की नजर आ रही होगी, एक लाल रंग की सुरंग जो है जो कि 260 फीट से 328 फीट गहराई में यहां पर है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु स्थल पर अमेरिका के हथियार भी पूरी तरह से बेअसर साबित हो जाएंगे। जो आपको यहां नजर आ रहा है यह है नतांज न्यूक्लियर साइट जो कि जाग्रोस के पहाड़ों पर यहां पर बनाए गए हैं। और अमेरिका इस साइट को तबाह करने की कोशिश भी करे तो भी उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो यहां पर इस मोर्चे पर मात खाएगा जो इस वक्त आप सैटेलाइट तस्वीर के जरिए देख रहे हैं, क्योंकि इसी लिहाज से इसे पूरी तरह से यहां पर डिजाइन किया गया है। ईरान बीते 2 दशक से ज्यादा समय से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम के एक बड़े खेप को इकट्ठा कर लिया है। वैसे तो ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहला है नतांज और दूसरा फोर्डो में बना भूमिगत न्यूक्लियर साइट, जहां ईरान सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीरें 2009 में सामने आई थी। यहां भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी विकास किया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। IAEA के रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है। खतरा इस बात का भी बढ़ गया है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने के बाद खाड़ी में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी।
यही वजह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के चलते इजरायल और ईरान में ठन गई है। सऊदी अरब के प्रिंस की आंखें तन गई हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इजरायल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। वहीं सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons, for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. दावा किया जाता है कि खाड़ी देशों में गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों को बनाने का काम चल रहा है। यही वजह है कि खाड़ी में शुरू हुई परमाणु रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी ईरान को लेकर ब्रिटेन की जनता डरी हुई है। ब्रिटेन की मशहूर सर्वे एजेंसी डेल्टा पोल ने आखिर क्या कुछ कहा वो समझना अब बेहद जरूरी है। दरअसल डेल्टा पोल ने द नेशनल के लिए एक खास सर्वेक्षण किया। क्या उसमें सामने आया है, ये पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से डर लगता है, यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। ब्रिटेन में आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि ईरान का जो ये परमाणु पूरा कार्यक्रम है पूरी दुनिया के लिए, जी हां पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये 56% लोगों का कहना है। डेल्टा पोल के सर्वे में ब्रिटेन के 56% लोगों ने माना कि ईरान का जो परमाणु महत्वाकांक्षा भरा ये पूरा प्रोजेक्ट है वो खतरों से भरा है, इसलिए डरते हैं। उनका कहना यह है कि ईरान का जो ये परमाणु कार्यक्रम है ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा यहां पर साबित हो सकता है, ये मानना है। और 11% लोगों का क्या मानना है ये भी दिखाते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटेन को नहीं कुछ देशों को खतरा है, यानी कि ब्रिटेन को इस परमाणु कार्यक्रम से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें यह खतरा यहां पर जरूर दिखाई देता है, उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा 8% लोगों ने, जो उनका मानना यहां पर रहा है कि इसका खतरा उन्हें बिल्कुल भी यहां नहीं है। तो देखिए किस तरह से प्रतिशत के हिसाब से, फीसद के हिसाब से लोगों ने अपनी राय यहां पर रखी। लेकिन परमाणु हथियारों से जुड़ा एक खतरा जिसने अमेरिका समेत पूरे नेटो कैंप को डरा रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त अर्मेनिया मूल के लोगों का पलायन और कुर्दों पर बढ़ रहे हमले हैं। दोनों के घरों पर इस वक्त बड़ी बड़ी सेनाएं हमला कर रही हैं और संयुक्त राष्ट्र खामोश बैठा हुआ है, जबकि हजारों लोगों की जान इस वक्त खतरे में है। सबको नरसंहार का खौफ सता रहा है। दुनिया के 2 देश इस वक्त नरसंहार के काम में लगे हुए हैं और दुनिया की 2 कौमों पर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सितम ढाया जा रहा है। पहला तो अर्मीनिया मूल के ईसाई जिनका घर काराबाख है, इनको अजरबैजान ने बेहाल कर रखा है। और दूसरा कुर्द नस्ल के लोग जिनका घर इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की के सरहदी इलाकों में माना जाता है। इन इलाकों में भी खास तौर पर इराक में कुर्दों पर सीधी हवाई बमबारी हो रही है। अर्मीनिया हाफ, कुर्द साफ, अजरबैजान और तुर्की मिलकर इस वक्त शायद इसी योजना को लागू कर रहे हैं। संयोग की बात यह भी है कि अजरबैजान और तुर्की के बीच सगे भाई वाला रिश्ता है। दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक साझेदारी का बहुत लंबा इतिहास रहा है और ज्यादातर दोनों ही देशों में तुर्क नस्ल के लोग हैं। तुर्की और कुर्द के साथ ही अर्मेनियाई मूल के ईसाइयों और अजरबैजान के मुसलमानों के बीच में संघर्ष के हालात बने हुए हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यह जंग धर्म या मजहब की नहीं है। यहां लड़ाई नस्लीय नफरत पर लड़ी जा रही है। तुर्की के चरमपंथी कुर्द अल्पसंख्यकों को अपने लिए खतरा मानते हैं। ज्यादातर कुर्दों का धर्म भी इस्लाम ही है और तुर्की भी एक मुस्लिम बहुल देश है। लेकिन तुर्क और कुर्द के बीच की जंग नस्लीय जंग बन चुकी है। कुर्दों के साथ समस्या यह है कि वो एक अलग देश चाहते हैं, लेकिन उनको इसके लिए 5 देश तोड़ने पड़ेंगे। पहला तुर्की, दूसरा ईराक, तीसरा ईरान,
चौथा सीरिया और पांचवां आर्मेनिया, क्योंकि इनके सरहदी इलाकों में ही कुर्दों के इलाके आते हैं। अब 5 देश तोड़कर कुर्दिस्तान का ख्वाब पूरा करना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन कुर्द चरमपंथी इस ख्वाब को पूरा करने का सपना आज भी देख रहे हैं। और दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान एक इस्लामिक और नस्लीय चरमपंथी विचारधारा के नेता माने जाते हैं। जब एर्दोगान राष्ट्रपति बने तो इस घटना को दुनिया में उदारवादी तुर्कों के युग की समाप्ति के तौर पर देखा गया। पहले विश्व युद्ध के बाद मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने एक सेकुलर तुर्की की नींव रखी थी, लेकिन एर्दोगान पर आरोप ये लगते हैं कि वो तुर्की को एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसे में एर्दोगान के चरमपंथी विचारों को इसलिए लोकप्रियता मिलती है क्योंकि करीब 100 सालों से कुचले जा रहे कुर्दों ने आखिरकार अपनी चरमपंथी सेनाएं स्थानीय स्तर पर तैयार कर ली हैं और ये बदला लेने के लिए तुर्की में भी हमले करती रही हैं। और यही वजह है कि एर्दोगान की कट्टरपंथी विचारधारा तुर्की में और फल फूल रही है। और अब तुर्की की संसद पर जो आतंकी हमला हुआ है उसने एर्दोगान को कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई का एक बड़ा मौका दे दिया है। और अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तुर्की की पुलिस ने तुर्की के अंदर 64 इलाकों पर छापेमारी की है। तुर्की की पुलिस सिर्फ कुर्द लड़ाकों को ही गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि कुर्द लड़ाकों से संबंध रखने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है। और अब तुर्की की सरकार 928 कुर्दों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी लोग कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बताए जा रहे हैं, जो कि तुर्की के अंदर एक प्रतिबंधित पार्टी है। इन 928 में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की खुफिया टीम से जुड़ा बताया जा रहा है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि तुर्की के मंत्री भी कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य अधिक से अधिक संख्या में ज्यादा से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार करना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है या फिर नस्लीय आधार पर कुर्दों का उत्पीड़न करने के लिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां सीरिया की सीमा से लगा एक बड़ा दक्षिण पूर्व शहर सान ल्यूर्फा में हो रही हैं। अमेरिका इस पूरे इलाके में अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ही शतरंज की चालें चलता है। और जब इस्लामिक स्टेट के साथ अमेरिका की जंग हो रही थी उस वक्त तो अमेरिका ने कुर्दों का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे इस्लामिक स्टेट हार गया और कुर्दों की जरूरत खत्म हो गई, अमेरिका ने कुर्दों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया। मजे की बात यह है कि तुर्की में प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगा रखा है और यह तुर्की से की गई सौदेबाजी का ही हिस्सा है। तुर्की की संसद पर रविवार को आत्मघाती हमला उस वक्त हुआ जब तुर्की के गृह मंत्रालय के प्रवेश द्वार के पास एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान संसद को संबोधित करने वाले थे। अब जांच के दायरे में इस बिंदु को भी शामिल किया गया है कि क्या इन बम धमाकों में प्रेसिडेंट एर्दोगान को ही मारने की साजिश रची गई थी। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति इजरायल की उस अघोषित नीति पर चलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तुम एक मारोगे तो हम 10 मारकर बदला लेंगे। तुर्की की संसद पर हुए हमले के बाद तुर्की के लड़ाकू विमानों ने इराक के अंदर कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर बमबारी कर दी है। इस बमबारी में कई कुर्द लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री ने वायुसेना की कार्रवाई की पुष्टि की है और कहा है कि सभी आतंकियों के मारे जाने तक लड़ाई जारी रहेगी। तुर्की की वायुसेना ने कुर्द विद्रोहियों के उत्तरी इराक स्थित 20 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनमें कई गुफाएं, बंकर, शेल्टर होम और गोदाम शामिल हैं। ये सभी ठिकाने कुर्द विद्रोही संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की के मित्र देश अजरबैजान ने आर्मेनिया मूल के ईसाइयों पर कहर ढाया हुआ है। इस वक्त अजरबैजान के स्पेशल फोर्स, कमांडो बटालियन, टैंक, तोप और रॉकेट फोर्स ने पूरे नागोर्नो काराबाख में भयानक कत्लेआम मचा रखा है। रूस की चुप्पी से हालात ये हो गए हैं कि ईसाई देश आर्मेनिया इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। Լեռնային Ղարաբաղի հայության ելքը Ադրբեջանի կողմից իրագործվող էթնիկ զտումների քաղաքականության արդյունքում շարունակվում է։
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայտ չի մնա։ Սա էթնիկ զտման եւ հայրենազրկման ուղղակի ակտ է։ अजरबैजान के हमले के बाद से नागोर्नो काराबाख की 80% आबादी घर छोड़कर अर्मेनिया पलायन कर चुकी है। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्किन्यान के प्रेस सचिव नाजेली बगदासारियान ने दावा किया कि नागोर्नो काराबाख से अब तक 1,417 लोग अर्मेनिया पहुंचे हैं। नागोर्नो काराबाख की आबादी लगभग 1,20,000 थी। अजरबैजान ने पिछले हफ्ते सैन्य हमले के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। पिछले एक हफ्ते के दौरान कुल 21,043 वाहन हकरी पुल को पार कर अर्मेनिया पहुंचे हैं, जिसमें ईसाई शरणार्थी भरे हुए हैं। ये पुल अर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख से जोड़ता है। नागोर्नो काराबाख के ज्यादातर लोग अजरबैजान में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो अर्मेनिया भाग रहे हैं। हालांकि अजरबैजान का कहना है कि वो नागोर्नो काराबाख में रहने वालों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, लेकिन नागोर्नो काराबाख के ईसाइयों को रत्ती भर भी अजरबैजान पर भरोसा नहीं है। Ինչի հետ գնալու ճանապարհ, ինչից եք խոսում։ Նորից տանեմ երեխաներս վտանգի ենթարկեմ։ Եթե նայած պետությունը եթե ոչ սահմանամերձ, մենք պատերազմից շատ գոհ ենք, լրիվ ահա որ սարսափած դեռ մեր վախտ այնա մեր սրտում, մեր հոգում մի ապահով տեղ, այնպիսի տեղ, որ էլ կրակոց չլսենք։ Սա է մեր երազանքը, միակ երազանքը, հանգիստ ապահով առանց պատերազմի վիվոր այդտեղ, որ իմ երեխան 2 տարեկան տղա։ कुल मिलाकर ये पूरी जिम्मेदारी विश्व समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की थी कि कुर्दों और अर्मेनियाई मूल के ईसाइयों को बचाया जाए, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने इलाकों में अल्पसंख्यक थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस मोर्चे पर भी पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है।